यह बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वह अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, वह आइंस्टाइन ने सोची भी और समझाई भी, और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिशियन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की साहलियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा खास है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी पर किसी भी प्रकार की रिसर्च हो, बल्कि उन्होंने यहाँ तक की इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर भी वही हुआ जिसको आइंस्टाइन को डर था। 8 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का देहांत हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको यह जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। द इंपीरियल पंकज के चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हॉर्वी हैं, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल डॉक्टर हार्वी को इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे कर यह परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वह उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उड़ाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। यह उनका सिर्फ ख्याल था कि वह इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन यह थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल से जॉब खो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट होने का औहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वह इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेज में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। इस मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर यह धमकी देती थी कि वह इस ब्रेन को कहीं उठाकर फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कासांस के शहर विचिटा चले गए, जहां वह एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और यहाँ वह अपने हर एक टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडीज करने की कोशिश करते थे। इसके बाद कई बार अलग अलग जॉब छोड़कर शहरों में यह ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर अभी भी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च कर ना सके, बल्कि उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वह इस ब्रेन को अलग अलग हिस्सों को दुनिया के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1995 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। 28 सालों तक इस जीनियस के ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने स्टडीज पब्लिश की, जिसमें बताया गया आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यह जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वह ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से में सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 19% लोग लेफ्ट ब्रेन बोलने, सोचने, समझने, मेडिकल कैलकुलेशन और राइटिंग लिखने के दौरान काम करता है।
है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, सेट्स को पहचानने में, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी यह सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। एग्जाम्पल लेंगे कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ टाइप कर रहा है। इस दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को अरेज किया। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वह मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज से कम्युनिकेट करते हैं उसे ही कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसान के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन का ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी अलग था। रिसर्च का मानना है कि इसके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा अच्छी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी है, रिसर्च पेपर में बताई गई है। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1234 ग्राम था, जबकि आम इंसान के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इसके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वह पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया था तब भी वह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी ज्यादा कम थी, यहाँ तक कि उनको स्पेलिंग, मैथ के टेबल भी याद करने की मुश्किल होती थी। वह मैथ के नंबर लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रटना। इसके अलावा बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे। सिर्फ मैथ और साइंस ही वह ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्रिक की बुक इनके पास भूल गए और पता नहीं कैसे सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वह पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वह इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशन के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी पकड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जब वह क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए अपना हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में वह इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इन्वेक्शन की मदद से बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसकी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री ह्यूमैनिटी ज्यादा किरदार अदा करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की दीस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वह खुद ही अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश कर लिया करते थे। छोटी उम्र में ऐसा करने से इनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी इंस्ट्रक्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।